मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं थी, वो किताब चेंज हो गई थी, नई किताब थी, मैंने किताब चुरा ली थी। तो मैंने भी संघर्ष किया और मैंने भी किया ये कि दोस्त लोग जो तैयारी करते थे मैं उनसे बोलता था यार जरा किताब दिखा दो। तो वो जब किताब दिखाते थे सर, तो मैं उसमें से जैसे 2-4 क्वेश्चन रैंडमली देख पाया तो मैं घर जाकर उन क्वेश्चनों में वैल्यू चेंज करता था, संख्या चेंज करके नया सवाल बनाता था और एक सवाल देखकर 50 सवाल घर पे लगाता था। और मैंने हर एक एग्जाम क्वालिफाई किया, मैंने हर एक एग्जाम क्वालिफाई किया। एसएससी के जितने भी ग्रेड के एग्जाम होते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ 3 बार क्वालिफाई किया। सीजीएल, सीपीओ, इसके अलावा आप लोगों के बेटा एयरफोर्स, XY, नेवी, जितने भी एग्जाम मैंने सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। जॉब जब भी तलाश करो एटीट्यूड के साथ में तलाश करो, कोई रहम वाली जॉब नहीं चाहिए कि चपरासी ही मिल जाए, नहीं, एटीट्यूड बरकरार रहना चाहिए कि हम सर इतने काबिल बनेंगे कि मेरे पास 4 ऑप्शन हो, मैं खुद चुनूंगा कि मुझे कौन सी जॉब करनी है। बेसिकली क्या है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी व्यक्ति जीवन में क्या संघर्ष करता है, उसके बाद उसको कब सफलता मिलती है और उसकी सफलता के पीछे के जितने भी जीवन के संघर्ष हैं, वो छोटे थे, बड़े थे, कठिन थे, आसान थे, वो सारे के सारे डिस्कस करते हैं हम लोग इसमें। तो ये प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आप यूट्यूब पे भी देखेंगे तो ये चीज़ें मिल जाती हैं, या ये आप इस टैग मतलब लाइन को आप उस पर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, इजीली आपको चैनल मिल जाएगा और बहुत से लोग हैं जिनकी सफलताओं के बारे में और उनके संघर्षों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो हमसे परिचित हैं काफ़ी लोग, तो मैं एक बात बता दूँ आपको, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा जीवन का एक संघर्ष आज तुमसे शेयर कर रहे हैं। कि मैंने स्कूलिंग की पढ़ाई की बेटा केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हुआ हूँ, कानपुर से, अरमापुर से, और 12th तक यहाँ से पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में BSc किया, MSc किया, LLB किया, MBA किया, IIT कानपुर से जर्मन लैंग्वेज कंप्लीट किया, ये सब पढ़ाई किया और उसके बाद रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि जब मैं हाई स्कूल में था बेटा, जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं हाई स्कूल वाले स्टूडेंट्स को, जो दोस्त वगैरह होते थे, उनको क्वेश्चंस वगैरह बता दिया करता था। फर्स्ट ईयर इंटर वालों को बता दिया करता था, जिस क्लास में था उस क्लास के लोगों को पढ़ाया करता था, या जो सपोर्ट हो सकता था वो मैं किया करता था, ठीक है। तो मेरे पिताजी आर्मी में थे और कोर ऑफ सिग्नल्स में, इंडियन आर्मी में, और हम 4 भाई बहन हैं, जिसमें 2 भाई 2 बहन हैं। और पिताजी को आर्मी से VRS लेना पड़ा, VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट, शायद जानते होंगे कुछ लोग। तो बेटा मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती थी, जिसके चलते पिताजी को रिटायरमेंट लेना पड़ा। जॉइंट फैमिली थी हमारी, और अचानक रिटायरमेंट के बाद में घर की स्थिति उतनी बेहतर नहीं रह पाई, फाइनेंशियली काफ़ी क्राइसिस आई। उन क्राइसिस को हमने बहाना नहीं बनाया कभी भी कि इतनी दिक्कत है, हम क्या करें कैसे करें, मैंने कोई बहाना नहीं बनाया। तो होता क्या था बेटा, बहुत छोटी, मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ इन बातों को, कि मेरी बड़ी बहन और मैं दोनों पढ़ते थे स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में, तो वो मुझसे 1 क्लास आगे थी। तो पैसे इतने नहीं हो पाते थे कि हम नई किताबें खरीद पाएँ। तो बेटा पुरानी किताबें, सेकेंड हैंड बुक्स आपने सुनी होंगी शायद, तो सेकेंड हैंड बुक्स कुछ स्टूडेंट्स की, जो सीनियर स्टूडेंट्स उनकी खरीद ली जाती थी, और उसमें भी ये देखा जाता था कि वो किताबें जो सेकेंड हैंड में भी कम रेट पे मिल पाएँ, क्योंकि जिनकी कंडीशंस अच्छी होती थी वो सेकंड हैंड में भी एक स्टैंडर्ड रेट पे मिलते थे, तो उनमें से भी जो सस्ती मिल पाए वो ढूंढी जाती थी। दोनों भाई बहन पता करते थे, स्कूल में पता करते थे जहाँ पे मिल जाए। उसके बाद में जब दीदी पढ़ लेती थी तो अगली क्लास में मैं उससे पीछे था, तो मुझे वो किताबें जब मिलती थी तो 3rd हैंड मिलती थी। आप समझ रहे हैं बेटा, 3rd हैंड, उसमें टेप चिपका के जैसे करके व्यवस्था करके पढ़ाई करते थे। कॉपियों में मैंने भी वही संघर्ष किया है, ऐसा नहीं है कि एक कॉपी उसमें जो भी लिखा उसको पेंसिल से लिख लेते थे रफ में, जिससे उसको रफ करके बाद में फिर से यूज़ कर सके। मैंने भी घर में कॉपी जब बनाई है तो सुई धागा से खुद सिल के बनाई है। ये संघर्ष हमारा भी रहा है, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, आप में से जो भी लोग ये सोचते हैं कि पिताजी फार्मर हैं, किसान हैं, घर पे इतने संसाधन नहीं है, पैसे का अभाव है और हम इतना जीवन में परेशानी से पढ़ रहे हैं, पिताजी क्या जाने, गुरुजी क्या जाने, या दोस्त क्या जाने मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ, उनको मैं बताना चाहता हूँ। मैं क्लास 5th स्टैंडर्ड का एक इंसिडेंट बताता हूँ। किताबें चल रही थी, 3rd हैंड किताबें थी मेरे पास में, तो अचानक से क्या हुआ कि जैसे 5th क्लास में मैं था तो एक संस्कृत की बुक चेंज हो गई थी, नई बुक आई थी, संस्कृत की बुक चेंज हो गई। अब मैं अपाहिज सा महसूस कर रहा था कि क्लास में सब लोग नई बुक खरीद लाए, पैसे थे तो ले आए, मेरे पास उतना उस टाइम में सपोर्ट नहीं था, मैं नहीं ला पाया, कुछ परिस्थितियाँ थी। तो अब मैं रोज क्लास में जाऊँ, संस्कृत वाली मैडम पिटाई बहुत करती थी, बहुत मारती थी।
डेली पिटाई खाते थे, कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कोई नहीं। फिर मेरी क्लास में एक लड़का था, मैं उसका भी नाम नहीं ले रहा हूँ, पर मैं उससे और भी एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांग चुका हूँ और दोबारा भी मांग रहा हूँ। वो बहुत शैतान था, पढ़ता नहीं था, बाकी उसके अलावा जीवन में सब कुछ करता था। इसके बैग में बुक्स रखी हुई हैं, बेकार ही हो रही हैं, तो मैंने क्लास 5th में उसके बैग से बुक चुरा ली थी। वो क्लास में नहीं था, मैंने बुक चुरा ली थी, संस्कृत की बुक, केवल इसलिए कि मुझे डेली पिटाई होती थी, पिटाई पड़ती थी और मेरे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं थी। वो किताब चेंज हो गई थी, नई किताब थी, मैंने किताब चुरा ली थी। वो मैंने देखा गायब है, हमेशा ही गायब रहता है। उसके बाद में मुझे लगा जब अगले दिन ये जान जाएगा तो मैं इससे माफ़ी मांग लूँगा और 4 बातें सुनाएगा, मैं सुन लूँगा, क्योंकि गलती है मेरी। इत्तेफाक की बात, पूरी क्लास खत्म हो गई, पूरा 5th क्लास कंप्लीट हो गया, उसको पता ही नहीं चला कि उसकी बुक चोरी हो गई। रीज़न इज़ दैट कि उसको उस बुक की कीमत ही नहीं पता थी। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने बुक चुराकर कोई खास गलती नहीं की है। बुक का जो काम था मैंने वो काम किया है। बुक का काम था शिक्षा प्रदान करना, मुझे उससे पढ़ना था, मैंने पढ़ा। अफसोस तो होता है कि मैंने चोरी की, लेकिन अफसोस उस बात से दूर हो जाता है कि जब मुझे पता चला कि उस बुक से जो फायदा मिलना चाहिए था वो मुझे मिला। मैंने गलती की, लेकिन उसके बाद में उस बुक का सही उपयोग हो पाया। तो उसके बाद में बेटा जब संघर्ष जारी रहा तो स्थिति ये तक आई, आपको मैं बताऊं कि मैं 2006 से पढ़ा रहा हूँ कंपटीशन में। फिजिक्स पढ़ाता था, मैथ्स पढ़ाता था एयरफोर्स एनडीए पॉलिटेक्निक के लिए। उसके बाद में धीमे धीमे करके फिर मैथ्स अर्थमेटिक पढ़ाना स्टार्ट किया, रीजनिंग पढ़ाना शुरू किया। काफ़ी भारत के नामी गिरामी संस्थानों से जुड़ा रहा, काफ़ी जगह पे पढ़ाया, संघर्ष करता गया। मैं आपको इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब मैं एलएलबी कर रहा था तो साथ ही साथ पैरेलल में एमबीए भी कर रहा था करस्पॉन्डेंस से, क्योंकि 2 रेगुलर डिग्री एक साथ नहीं हो सकती, तो एमबीए एलएलबी दोनों कर रहा था। और उसी समय मैं पढ़ाता भी था यहीं पर कानपुर में। तो ये समझ लीजिए कि मैं एलएलबी के पेपर देने जाता था। मेरा कानपुर में डीएवी लॉ कॉलेज है, वहीं पर मेरे पेपर थे। जैसे 2 से 5 शिफ्ट में पेपर है, तो मैं दोपहर 1 बजे तक पढ़ाता था। उसके बाद भागते हुए 2 बजे पहुंचकर पेपर देता था। 2 से 5 बजे पेपर देने के बाद में बैच की टाइमिंग होती थी 4:30। स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट किया हुआ था कि सर का पेपर चल रहे हैं, इसलिए सर थोड़ा लेट आ पाएंगे। वो सर 5 बजे वहां बैच पेपर छोड़कर कंप्लीट करके और वहां से 5:15 बजे तक भागते हुए जान जोखिम में डाल के आते थे, पढ़ाते थे आके। ये स्थितियां चला करती थी। दूसरे संस्थानों से जुड़ा था, तो जिसकी वजह से स्पेसिमेन बुक्स जो किताबें आती हैं वो संस्थानों के नाम से आती हैं। तो संस्थानों में वो किताबें रहती थी, हमको नहीं मिल पाती थी। तो अब मुझे पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊँ कहाँ से? तो ऐसी स्थिति में मैंने खुद उस चीज़ की तैयारी कभी नहीं की। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस कंपटीशन में मैं बिना किताब के आज खड़ा हो जाता हूँ, बिना किताब के पढ़ाया करता हूँ, शायद आप लोगों में से बहुत ही लोगों ने देखा होगा, 90% मैं आपको बिना बुक के ही दिखाऊंगा। तो अगर बिना बुक के मैं पढ़ाने आता हूँ तो इतनी चीज़ें आ कहाँ से गई दिमाग में जब किताब नहीं पढ़ी? तो उन चीज़ों की खोज हमने खुद से की। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो मैंने भी संघर्ष किया और मैंने भी किया ये कि दोस्त लोग जो तैयारी करते थे, मैं उनसे बोलता था यार जरा किताब दिखा दो। तो वो जब किताब दिखाते थे सर, तो मैं उसमें से जैसे 2-4 क्वेश्चन रैंडमली देख पाया तो मैं घर जाकर उन क्वेश्चनों में वैल्यू चेंज करता था, संख्या चेंज करके नया सवाल बनाता था और एक सवाल देखकर 50 सवाल घर पे लगाता था। ये आप समझिए, ये चीज़ें हैं जो मुझको यहाँ तक लेकर आई हैं। और आज स्थिति ये है कि स्पेसिमेन कॉपी की बात अगर मैं करूँ तो जब संस्थानों की इससे किताब मुझे नहीं मिलती थी और फिर भी मुझे पढ़ाना होता था, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे और देखेंगे पेपरों में क्या चल रहा है। मैं अर्निंग भी करता था, पढ़ाता भी था, सारे काम एक साथ करता था, बहुत सी चीज़ें मल्टीपल डायरेक्शन में काम हुआ करते थे। तो मैं आपको बताऊं सर कि घर पर ऐसा नहीं कि दिक्कतें हमेशा बनी रही, कुछ पोजीशंस ऐसी हुई कि धीमे धीमे चीज़ें सुधरी, पर उन चीज़ों ने मुझे इतना जिम्मेदार सा बना दिया कि मैं घर में अपने भाई बहनों के लिए सबसे बड़ा भाई हो गया था, माता पिता के लिए सबसे बड़ा बेटा हो गया था। और बहनों को कोई चीज़ चाहिए होती थी तो वो सीधे हमसे अप्रोच करती थी। इवन मेरे बड़े भाई को भी अगर कुछ सपोर्ट या सलाह चाहिए होती तो वो मुझसे सपोर्ट मांगते थे। मेरे पिताजी को भी कुछ आवश्यकता होती थी तो मुझसे सपोर्ट मांगते थे। तो मैं घर में एक गार्जियन का रोल अदा करने लगा। ह्यूमैनिटी मेरे अंदर बढ़ती चली गई, दिन ब दिन बढ़ती चली गई, जिसके बाद स्थितियाँ ये बनी कि अब मैं जितना भी अर्न करता था महीने में, 1 तारीख को उठा के मैं पूरी सैलरी घर पे पकड़ा देता था। उसके बाद जब फॉर्म आते थे भरने के लिए, तो जब फॉर्म भरना होता था मेरी जेब में अगर पैसे हैं भी तो भी बेटा मैं फॉर्म नहीं भर सकता था, क्योंकि शायद उस पैसे से घर पे ज़्यादा सपोर्ट हो सकता होगा। ये सेक्रीफाइस मैंने किए। उसके बाद में ये हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो व्यक्ति महीने में 30,000 रुपये या उससे अधिक कमाता था, उसके पास
मैं बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, उसके पास वर्ष 2015 में पहला स्मार्टफोन आया, वो भी उसकी धर्मपत्नी ने दिया। ठीक है, इसलिए क्योंकि उससे पहले मैं कीपैड फ़ोन चलाता था, वो सस्ता होता था और उसमें भी पता करता था जो सेकंड हैंड मिल जाए। समझ रहे हैं, ये परिस्थितियां थी। अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि दिक्कतें हैं जिसके कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि जो दुख मैंने झेले हैं वो मेरे बच्चे झेलें, कभी नहीं चाहेंगे। तो इसलिए वो अगर आपके लिए कुछ सोच रहे हैं तो आपके भले के लिए हमेशा सोच रहे हैं। मैं अपने माता पिता का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे संघर्ष हमेशा करने दिया और मुझे कभी भी इतना आसान लाइफ नहीं दी, या ये कह सकते दे सकते थे, पर उन्होंने संघर्ष से मुंह नहीं मोड़ने दिया। इसलिए क्योंकि उस वजह से ही आज मैं अपनी बात आपको बता पा रहा हूं। और आपको बता दे बेटा, आपकी सफलता की कीमत तभी आपको पता चलती है जब उसके पीछे संघर्ष होता है, अदरवाइज सफलता की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये सच है बच्चों। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि मैं जब पढ़ाई करते करते तैयारी कर रहा था तो मैंने जैसे तैसे फॉर्म भरना स्टार्ट किया। अब मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैथ्स या रीजनिंग, तो जाहिर सी बात है कि मेरे 2 ही सब्जेक्ट अच्छे होंगे, तो जीएस इंग्लिश वगैरह कहाँ से पढ़ी जाए। तो उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ लेता था, कहीं कुछ और रिसोर्सेज से पढ़ लेता था, और मैंने हर एक एग्जाम क्वालिफाई किया। एसएससी के जितने भी ग्रेड के एग्जाम होते हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ 3 बार क्वालिफाई किया। सीजीएल, सीपीओ, इसके अलावा आप लोगों के बेटा एयरफोर्स, एक्सवाई, नेवी, जितने भी एग्जाम मैंने सारे के सारे एग्जाम क्वालिफाई किए। और अपने आप का मूल्यांकन करने के लिए, ये जानने के लिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ या जो भी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, बेटा जब मैं खुद नहीं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ तो बच्चा कहाँ से करेगा। तो मुझे उनको क्वालिफाई करने के लिए खुद को साबित करना बहुत जरूरी था। मैं उसी में लगा रहता था। स्टिल मैं तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी पीसीएस जे की प्रिपरेशन चल रही है, मैंने एलएलबी किया। और उसके अलावा बेटा एसएससी में स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर की एक रिजल्ट मेरा वेटिंग है। मैं पढ़ाते पढ़ाते फॉर्म आया, ऑफलाइन फॉर्म आया। एसएससी सीजीएल का मैं ऑनलाइन नहीं भर पाया था, डेट निकल गई थी। सही कहूँ तो पैसे नहीं थे, वो पैसे मैंने खर्च कर दिए थे। खर्च किसमें कर दिए थे? अचानक जब घर पे ज़रूरत पड़ गई थी तो मेरे पास पैसे नहीं थे। और जब 1 तारीख को तनख्वाह पूरी दे देता था घर पे, तो बाइक से जब मोटरसाइकिल से काकादेव पढ़ाने आता था, पेट्रोल के पैसे के लिए मैं अपनी बहनों से उधार मांगता था। और जब अगले महीने की 1 तारीख आती थी तो मैं ये सोचता था कि अगर मेरे 1-2 लेक्चर ज़्यादा हो जाएंगे तो मैं उस उधारी को भी चुका पाऊंगा, जिससे अगली उधारी मुझे समय पर मिल पाए, है ना। क्रेडिट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इसलिए, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो एक ऑफलाइन फॉर्म आया बेटा। वो आया एसएससी में स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। पूरे हिंदुस्तान में केवल 3 पोस्टें थी, अनरिजर्व थी 3 पोस्टें। उसका फॉर्म आया, तो वो ऑफलाइन फॉर्म मैंने भरा। उसमें उस समय थोड़ी सी चीज़ें बन गई थी, मैनेज हो गई थी, तो मैंने फॉर्म भर दिया। रीज़न इज दैट कि ऑनलाइन के पैसे अलग से पड़ते थे, ऑफलाइन में केवल डाक टिकट का खर्चा आता था। भर दिया। उसमें केवल 3 पोस्टें थी। मेरा पेपर पड़ा गुजरात में, मणिनगर। मैं पहुंचा वहां पर पेपर देने। जब पेपर दिया बेटा, जब वहां पर पेपर दिया तो उसमें पूरे हिंदुस्तान में 14 लोग पास हुए। केवल उस 3 पोस्टों के लिए केवल 14 लोग पास किए गए, जिसमें पूरे हिंदुस्तान में पहली रैंक मेरी थी। पूरे इंडिया में पहली रैंक मेरी थी। उसके बाद में फिर इंटरव्यू मुंबई में लगा, इंटरव्यू देने गए। उसमें अभी स्टे लगा हुआ है कुछ शरारती तत्वों के चलते। जैसे रिजल्ट आएगा, ईश्वर ने चाहा तो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, आपने शायद कैग डिपार्टमेंट का नाम सुना होगा, सीधे उसमें स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर बनूंगा जाके मैं, जो कि सीजीएल की पहुंच से बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम सर को मैं अपना आइडियल मानता हूं। क्योंकि वो जीवन में हर एक पड़ाव पर संघर्ष करते आए। रॉकेट भी जब लॉन्च किया गया था ना, साइकिल से रॉकेट लेकर गए थे, शायद आपको पता हो। ठीक है, मूवी में ये बात दिखाई भी गई थी। हर एक पड़ाव पे संघर्ष है। द विंग्स ऑफ फायर, मैंने उनकी जब किताब पढ़ी तो मुझे काफ़ी कुछ उनके बारे में जानने को मिला। तो वो एक शब्द कहते हैं कि वर्ड इम्पॉसिबल जो होता है ना बेटा, वर्ड इम्पॉसिबल, वो अपने आप में एक शब्द लेकर आता है, आई एम पॉसिबल। वो अपने आप में एक शब्द लेकर आता है, आई एम पॉसिबल। तो इसीलिए कभी भी ये मानकर चलना कि जीवन में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जिस भी पड़ाव पर है, जिस भी स्थिति में है, उस स्थिति पर भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने हमेशा करने का प्रयास किया हुआ है। जिस भी आप जगह पर खड़े हुए हैं, लोगों का सपोर्ट कर सकते हैं। और जब भी कभी हताश हो जाओ, दुखी हो जाओ, लगे कि आप सफल नहीं हो पा रहे हो, विश्वास मानिएगा, अगर आप अपने माँ बाप से दूर हैं तो बेटा अपने उनकी फोटो देख लेना, या अगर उनके पास जाना संभव हो तो उनकी आंखों में आंखें डालकर, आंखों में आंखें डालने का मतलब घूरना नहीं है, उनकी तरफ देखना, और उनके आंखों में आपको वो सपने दिखेंगे जो उन्होंने आपके लिए देखे हैं। सारी की सारी थकावट, सारी की सारी कोशिशें जो तुम्हारी फेल हुई, वो सारी की सारी कोशिशें तुम्हें लगेगा कि यार फिर से करना चाहिए, अभी उम्मीद बाकी है इनकी आंखों में। कई बच्चे हैं जिनका कट ऑफ मैंने देखा 0.25 से रुक जाता है, रोने लगते हैं। कई बच्चे हैं रोने लगते हैं, मेरिट में रह गए, कट ऑफ रुक गया, सर फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाए, सर मेडिकल नहीं क्वालिफाई कर पाए। और मेरा कहना उनसे ये है, बेटा मैं तो ज्वाइनिंग होने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर पाया, मैं तो ज्वाइनिंग आने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मुझसे ज्यादा अफसोस किसको होगा। और एक नहीं, न जाने कितनी वैकेंसीज में मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारी वैकेंसीज में मैंने तो जॉब भी करके फिर जॉब छोड़ दी। जॉब जब भी तलाश करो, एटीट्यूड के साथ में तलाश करो। कोई रहम वाली जॉब नहीं चाहिए कि चपरासी ही मिल जाए, नहीं, एटीट्यूड बरकरार रहना चाहिए कि हम सर इतने काबिल बनेंगे कि मेरे पास 4 ऑप्शन हो, मैं खुद चुनूंगा कि मुझे कौन सी जॉब करनी है। एटीट्यूड के साथ में जॉब करिए, कभी भी रहम वाली जॉब मत करिए, क्योंकि रहम की जॉब जो होती है डिपार्टमेंट में आपको सर्वाइव नहीं करने देगी, साथ के कलीग्स आपको सर्वाइव नहीं करने देंगे। जब मेरी शादी हुई तो 2015 की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं और मेरी वाइफ एक ही संस्थान में पढ़ाते थे हम लोग, तो उनसे मेरी दोस्ती हुई तो दोस्ती होने का नाता ये था कि सेम प्रोफेशन, सेम फील्ड, सेम संस्थान में थे। वो इंग्लिश की अध्यापिका थी, मैं रीजनिंग का टीचर था। इंग्लिश और रीजनिंग का मेल हुआ और दोस्ती हुई उनसे। उसके बाद में ये हुआ कि उनका स्वभाव, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनका आत्मविश्वास, उनका संघर्ष, मुझे बाद में जब पता चला तो उनके प्रति मेरी इज्जत और बढ़ गई। मेरे लिए मेरे पिता प्रेरणा है संघर्ष के लिए, तो उसी प्रकार से मेरी वाइफ भी मेरे लिए प्रेरणा है। और जीवन में मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूं। मैं कभी अफसोस नहीं जताता हूं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूं कि मुझे जो लाइफ मिली वो बाबा नंदेश्वर की दया से बहुत अच्छी लाइफ मिली हुई है। मैं लोगों का बहुत अच्छा भला कर पा रहा हूं, और आगे भी यही प्रयास रहेगा कि जितना अधिक से अधिक हो सके अपने देश के लिए, देश में रहने वाले नागरिकों के लिए मैं एक छोटे से प्लेटफॉर्म से भी जितना अधिक से अधिक हो सके मैं सपोर्ट करने का प्रयास करता रहूंगा। और आप लोग बेटा ये मानकर चलिएगा कि कभी भी अगर कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, अगर लगता है कि तुम हताश हो गए, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई में किसी प्रकार का फाइनेंशियली, मेंटली, अगर फिजिकली कोई भी सपोर्ट कम पड़ रहा है, तो संपर्क करना, चाहे तो टेलीफोन के माध्यम से या किसी अदर रिसोर्सेज से। जो मैक्सिमम सपोर्ट होगा वो मैं दे सकूंगा। और कभी अपने आप को ये मत महसूस होने देना कि तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें अभाव है, तुम्हारे पास चीजें नहीं है। क्योंकि बेटा जब कभी ऐसा लगे तो उसको देख लेना कि जिसके पास हाथ पैर में से एक हाथ नहीं है या एक पैर नहीं है, अरे शुक्र करो उस ईश्वर का जिसने तुम्हें हाथ पैर तो पूरे दिए। शुक्र करो उस ईश्वर का। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनसे पूछना, उन लोगों को देख लेना जो बेचारे इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास वो फीस देने तक के पैसे नहीं है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास अच्छा फोन नहीं है, तो देख लेना उन लोगों को जो साइकिल से जाते हैं, जो एक फोन, जितना तुम एक फोन में खर्च करते हो उतना उनके महीने की सैलरी होती है। समझ रहे हैं? आज भी मैं वो फोन संभाल के रखा हूं जो 2015 में मुझे गिफ्ट में मिला था, स्मार्टफोन। और वो इसलिए क्योंकि उसने मुझे सिखाया था, उस फोन ने, कि एक्चुअली में स्मार्टफोन होता क्या है। उससे पहले मैं केवल कीपैड फोन जानता था, मुझे नहीं पता था कि स्मार्टफोन क्या होता है। और स्मार्टफोन मिलने के बाद ही मैं स्मार्ट हो गया, लोग ऐसा कहते हैं। और बाकी पढ़ाई चल रही है, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों के लिए और भी बेहतर ऑप्शन या और भी बेहतर एग्जाम्पल मैं ला सकूंगा। और आप अपने माँ बाप का नाम रोशन हमेशा करें। आज मैं यही चाहता हूँ, हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके बेटे के नाम से उनको पहचाना जाए। हर माँ बाप की इच्छा हो। जब तक बच्चा छोटा होता है तो कहा जाता है कि उनका बेटा जा रहा है, लेकिन माँ बाप की इच्छा होती है एक समय के बाद वो देखो कि उस लड़के के पिता जा रहे हैं। तो इसलिए आप भी उनके लिए कुछ ऐसे ही आइडियल बनने की कोशिश करो। बस यही आप लोगों से कहना है। और बाकी हमेशा अपने भारत का सम्मान करो, और इसके गौरव के लिए जितना जो सपोर्ट हो सके बेटा वो जरूर करो। ठीक है? थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।